नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। टीम 11 के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और बैठक के अंदर सीएम ने कई निर्देश दिए हैं अफसरों को। आपको बता दें कि कोविड प्रभावितों को सुचारू और बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करें। सभी जिलों के डीएम और सीएमओ दिन में 2 बार बैठक करें। बैठक में सामने आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान करें। तैनात चिकित्सक और स्टाफ वार्ड में जाकर मरीजों का उपचार करें। हर दिन 1,30,000 कोविड टेस्ट होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संतोष व्यक्त किया। तो वहीं प्रदेश में टेस्टिंग और कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए भी रणनीति बनाई है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर समेत जिलों के अंदर विशेष ध्यान देने के निर्देश हैं। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन न किया जाए। बाढ़ पीड़ितों को राशन किट का वितरण कराया जाए। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, इसके अलावा सामुदायिक शौचालय और कार्य योजना बनाने की बात की है। पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को स्वच्छता और सैनिटाइजेशन प्रभावी ढंग से हो। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संचालित होने वाले कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कराया जाए। कई राज्यों में मौजूद यूपी के भवनों में ओडीओपी के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए। तो ये तमाम वो निर्देश थे जो यहां पर तमाम अधिकारियों को दिए गए। टीम 11 की बैठक थी और उसमें ये तमाम चर्चाएं हुई हैं। आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट किया है। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वाजपेयी, आज टीम 11 की बैठक में क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, टीम 11 की बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो सत्र चल रहा है उस वजह से बैठक नहीं हो पा रही थी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का पूरा हालचाल दिया है। उसके बाद जो दिशा निर्देश है वो अफसरों को दिए हैं, जिसमें खास तौर पर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर ये वो जिले हैं जहां से लगातार कोरोना के संक्रमित सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे जिलों को लेकर विशेष व्यवस्था करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 1,30,000 कोरोना टेस्ट प्रदेश के विभिन्न हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, उसकी प्रगति पर सीएम ने हालांकि संतोष जताया है, लेकिन टेस्टिंग और बेड्स की संख्या को और बढ़ाने के लिए लगातार काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो डीएम और साथ ही साथ जो सीएमओ हैं उनको निर्देशित किया है कि अपने जिले की स्थिति के अनुसार दिन में 2 बार बैठकें करें और उसमें जो निर्णय हो उसको लगातार क्रियान्वित कर उसको सभी जगह लागू कराएं ताकि कोरोना संक्रमण से निपटा जा सके। साथ ही साथ जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं, करीब 22 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनमें बाढ़ की समस्या है, उनको उन जिलों को लेकर जो राशन किट है उसका वितरण सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही साथ जो वहां पर सार्वजनिक भवन है, चाहे वो पंचायत भवन हो या फिर जो अन्य सरकारी स्थान है, वहां सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जाए और जो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं उनको दी जा रही है उनकी व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जो ओडीओपी के तहत लगातार उत्पादों को बढ़ावा देने की बात यूपी सरकार कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाए। ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक में अफसरों के साथ दिए हैं। तो निश्चित तौर पर आज उन्होंने 3 दिन बाद पूरे प्रदेश का फीडबैक लिया, साथ ही साथ विस्तृत दिशा निर्देश आगे के लिए जारी किए हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है। नीट के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक पत्र लिखा गया। सरकार हठ धर्मिता छोड़े और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। केंद्र सरकार परीक्षा कराने के फैसले को तत्काल टाले, यह संजय सिंह की तरफ से कहा गया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से सवाल उठाया गया और कहा गया कि सरकार हर धर्मिता छोड़कर सीधे तौर पर जो एग्जाम कराने की बात की जा रही है JEE और नीट की, उसको अभी टाले, क्योंकि ये माहौल, ये समय उसके लिए उचित नहीं है। जैन साथियों, नीट की परीक्षा को लेके हजारों मैसेजेस मेरे पास सुबह से आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने फोन किया, छात्रों ने, छात्राओं ने, और वो रो रहे थे, तकलीफ में थे, पीड़ा में थे। केंद्र की सरकार नीट की परीक्षा कराने पे तुली हुई है और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बाढ़ के इलाके में हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी कोचिंगें 4-4, 5-5 महीने से छोड़ रखी है। कोई तैयारी उन्होंने नहीं की कोरोना की महामारी से। लेकिन सरकार क्यों तुली हुई है एग्जाम्स कराने में? अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो आप लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई छात्र इस कोरोना से संक्रमित हो गया तो अपने घर के बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने घर के दादा दादी के लिए वो खतरा बन सकता है, अपने परिवार के लिए खतरा बन सकता है। आवागमन में, ट्रांसपोर्टेशन में अगर किसी छात्र को कोरोना हुआ है तो वो
आवागमन में आने जाने में जिन लोगों के संपर्क में आएगा उनके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन सरकार एक ऐसी हठधर्मिता पर अडिग है, ऐसी सोच के साथ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है कि उसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए, जिन इलाकों में बाढ़ की स्थिति है वहां के लोग कैसे निकल के आ पाएंगे एग्जाम्स देने के लिए? नेटवर्क का कोई इंतजाम नहीं। यूपी बिहार के तमाम उन पिछड़े इलाकों में, बुंदेलखंड के इलाके में या जहां बाढ़ के इलाके हैं वहां पे। अब खबर सीतापुर से है, जहां पर पुलिस टीम पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। दीवार बनाने को लेकर एक विवाद हुआ था, जिस पर पहुंची थी पुलिस और दीवार बनाने से मना करने पर दबंगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दबंगों ने लाठी और डंडों से 2 सिपाहियों को जमकर पीटा। मारपीट में एक सिपाही का पैर टूट गया और सिपाही को सीतापुर से लखनऊ रेफर करना पड़ा। सीतापुर के मानपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो दबंगों ने लाठी डंडों से 2 सिपाहियों को बुरी तरह से पीटा है, जिसमें एक सिपाही का पैर टूट गया और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। दूसरा भी बुरी तरह से लहूलुहान हुआ, उसे भी अस्पताल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। फिलहाल दबंगों का ये आतंक, दबंगों की इतनी हिम्मत, ये पुलिस के लिए, पुलिस के खौफ के लिए, कानून के इकबाल के लिए एक बड़ा सवाल जरूर है कि क्या सीतापुर के अंदर कानून का खौफ दबंगों को नहीं है, और अगर है तो फिर यह हमला क्यों हुआ? खबर अब बागपत से है, जहां पर गाड़ी लूट करने आए बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए का इनामी बदमाश, जिसको गोली लगी। अपराधी शान मोहम्मद मुठभेड़ में घायल हुआ है। बदमाश पर 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक बदमाश मौके से फरार है। कॉम्बिंग जारी है। क्षेत्र में लगातार 5वीं मुठभेड़ है। थाना सिंघावली अहीर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। तो अपराधी शान मोहम्मद मुठभेड़ में घायल हुआ है। बागपत के अंदर यह मुठभेड़ हुई थी पुलिस और बदमाशों के बीच। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। गाजियाबाद से खबर, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। किसानों के साथ मिलकर थाने का घेराव किया गया। दिल्ली मेरठ हाईवे की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। और आपको बता दें, कबीरनगर थाने में किसानों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस पर 4 किसानों को गिरफ्तार करने का भी आरोप लगाया है। गाजियाबाद का मामला, कबीरनगर थाने पर आरोप है। दिल्ली मेरठ हाईवे की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। कबीरनगर थाने में किसानों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली मेरठ हाईवे पर जमीन कब्जाने का यह पूरा मामला है। पुलिस पर 4 किसानों को गिरफ्तार करने का भी आरोप लगा है। तो गाजियाबाद से मामला सामने आया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। किसानों के साथ मिलकर थाने का घेराव किया है। कबीरनगर थाने का घेराव किया। आपको बता रहे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। जबरन जमीन कब्जाने का यह मामला है। दरअसल दिल्ली मेरठ हाईवे पर जबरन जमीन कब्जाने का यह मामला है। तो वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते कन्नौज जिले से गुजरने वाली काली और गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा किनारे बसे दर्जनों गांवों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन बाढ़ के पानी में जलमग्न हो चुकी है। गंगा का पानी खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने बाढ़ ग्रस्त गांव का दौरा किया और बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी संभालने वाले अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार को बताया गया कि गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उस पर नजर रखी जा रही है। गंगा किनारे बाढ़ प्रभावित गांवों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया। जो गंगा जी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और जो खतरे का निशान है तो उसी के आसपास अभी वर्तमान में जलस्तर था। तो उसी के दृष्टिगत ये कटरी गंगपुर गांव है। तो तहसील सदर की पूरी टीम के साथ में एक निरीक्षण किया गया है कि गांव वालों की क्या स्थिति है। गांव वालों से पूरा बातचीत की गई है। उनका हालचाल लेने पे पता लगा है कि अभी तक गांव में पानी नहीं घुसा है, लेकिन क्योंकि हम लगातार सतर्क हैं, पूरी सिंचाई विभाग की टीम और राजस्व की टीम, जो भी हमारी आपदा की टीम बनी है, पूरा उसमें लगी हुई है। बाढ़ चौकियों को सबको अलर्ट कर दिया गया है इसके दृष्टिगत कि कोई भी इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल वो एक्टिवेट रहें। और अभी तक फ़िलहाल सब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हमारी टीम की पूरी तैयारी है, अगर कुछ भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो तत्काल टीमों को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। सर, गांव वालों के लिए क्या विशेष तैयारियां कुछ की गई हैं? उसमें जो भी शासन से निर्धारित आइटम रखे गए हैं खाने पीने के, वो पहले तो तैयार कर लिए गए हैं कि जैसे ही अगर किसी के, अभी लोगों से बातचीत की गई है कि परंपरागत रूप से उनके खाने पीने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे अगर पानी बढ़ता है और गांव में पानी घुसने की कोई समस्या आती है
तो तत्काल इनको बाढ़ चौकियों में विस्थापित किया जाएगा, बाढ़ शरणालय जो बनाए गए हैं उनमें विस्थापित किया जाएगा, और जो भी शासन के द्वारा निर्धारित राहत सामग्री निर्धारित की गई है उसका पहले से ही हमने तैयारी करके रखी है, संस्था चिन्हित करके रखी है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मांग के अनुसार डिमांड करके उनको फिर वितरित किया जाएगा। विवेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता कन्नौज से जुड़ गए हैं। विवेक, अभी जल स्तर कितना है और आसपास के गांवों के अंदर स्थिति क्या है, क्योंकि अगर जल स्तर ज्यादा बढ़ेगा तो बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहाड़ों पर जो बरसात हो रही लगातार बारिश के कारण कन्नौज से जितनी भी नदियां, काली नदी, ईसन नदी, गंगा नदी, भाई गंगा नदी में काफी हद तक जल स्तर बढ़ गया है। 3 सेंटीमीटर खतरे के निशान से महज दूरी रह गई है। वहीं आसपास के जो निचले स्तर के गांव हैं वहां पर अधिकारियों ने जायजा लिया, वहां के लोगों को सतर्क किया, जैसी जरूरत पड़ेगी तुरंत गांव को खाली कराया जाएगा। लगभग 3 साल पहले भी ऐसा ही जल स्तर बढ़ा था, तब गांव को खाली करा दिया गया था और ऊंचे स्थान पर उनको रोका गया था। वहीं गंगा के किनारे जो भी गांव, आपदा टीमों को अलर्ट कर दिया गया है, जो भी टीमें बनाई गई हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है, मौके पर तुरंत पहुंचेंगे टीम और सुरक्षा व्यवस्था के मुहैया कराएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबर जालौन से है, जहां पर विद्युत विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। एक अवर अभियंता की यूजर आईडी से घोटाला किया गया। करीब 100 लोगों के बिजली बिल को मनमाने तरीके से कम कर दिया गया। 32 विद्युत उपभोक्ताओं की लिस्ट आउट होने से हड़कंप मच गया। बिल कम करके सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा। यह राजस्व का चूना है। अधीक्षण अभियंता ने पूरे मामले में गोल बोल जवाब दिया है। तो आपको बता दें कि 32 बिजली उपभोक्ताओं की लिस्ट आउट होने से हड़कंप मचा, जहां पर करोड़ों रुपए का बिल कम कर दिया गया। करीब 100 लोगों के बिजली के बिल कम किए गए हैं और इससे अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के राजस्व को लगभग 100 करोड़ रुपए या कई करोड़ का इसमें नुकसान हुआ होगा। तो करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें उजागर हुआ है और एक अवर अभियंता की यूजर आईडी से ये घोटाला किया गया। उसकी यूजर आईडी से इन बिल्स को कम किया गया। लॉगिन आईडी लॉक की गई है, जो उसको एडिशनल पावर मिला हुआ था। कोई जांच रामू गुप्ता को जेई के अलावा भी पावर मिला हुआ था, पहले से कोई गलती रही होगी तो उसको कोई लॉक किया गया है। कोई आपके द्वारा कोई जांच कमेटी भी बनाई गई है? मैंने कोई जांच कमेटी नहीं बनाई। तो इस पूरे प्रकरण में क्या सत्यता सामने आ रही है? आप जहाँ कह रहे हैं कि 31 लोगों के हेरा फेरी, जो कि बहुत बड़े बिल रिवीजन किया है, तो बिल रिवीजन में गलतियां हैं। उनके खिलाफ सर, रामू गुप्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है कि अगर कहीं गलत चीज निकल के आती है, बिल डिवीजन में कहीं पैसे की बात आती है, कुछ एप्लीकेशन विभाग से थाने में प्राप्त हुई है, जैसे थाने से जानकारी मिली है कि उसमें आईडी हैक करने के बाद उसमें तो नहीं लिखी गई, लिखी त्रुटि, बस कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से बिलों में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। उसका एप्लीकेशन आया है, उसमें जांच करवा के संबंधित विभाग से भी बात करके फिर उसमें आगे कार्रवाई कराई जाएगी। क्या जांच कर रही है पुलिस? इसमें किस स्तर से जांच कर रही है? पुलिस के पास अभी एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है, अभी जांच में उसमें विचार किया जाएगा कि कैसे करना है, संबंधित विभाग में क्या चीज़ें हैं वो बातें बात करके आगे बढ़ाई जाएगी। आपको एक एप्लीकेशन विभाग से तो एक अवर अभियंता की यूजर आईडी से ये पूरा घोटाला किया गया। आपको बता दें, करोड़ों रुपए के राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है। सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। 100 से ज्यादा करीब बिजली उपभोक्ता जिनके बिल कम किए गए। आपको बता दें कि मुबीन हमारे संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबीन, अवर अभियंता की यूजर आईडी से पूरे खेल को किया गया। अब अधिकारियों की जांच किस स्तर पर है फिलहाल? जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला जालौन के विद्युत विभाग उपखंड प्रथम का है। विभाग से दूर विद्युत बड़े बकायदों की लिस्ट वायरल हुई थी, जिसमें वास्तविक बताया धनराशि को मेल कर यूजर आईडी मेल कर दिखा रहे थे। भुगतान विभाग के करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप कट गया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानने के लिए। अब खबर गाजियाबाद से, पेट्रोल पंप के गार्ड को गोली मारने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से अवैध तमंचा, बाइक और लूटी गई। इसके अलावा बंदूक भी बरामद की गई है, जो कि लूटी हुई बंदूक थी। 17 अगस्त को गार्ड की बंदूक लूटकर फरार हुए थे बदमाश। मुरादनगर पुलिस ने लूट का खुलासा कर दिया। फिलहाल कब्जे से अवैध तमंचा, बाइक और लूटी गई बंदूक भी बरामद हुई है। गार्ड से लूटी गई थी ये बंदूक।
तो गार्ड को गोली मारकर फरार हुए थे। पेट्रोल पंप के गार्ड को गोली मारने का ये पूरा मामला था और इसमें बंदूक लूटी गई थी। फिलहाल अब बरामद कर ली गई है और वो बदमाश भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक अपराध संबंधित क्षेत्राधिकारीगण एवं एसएचओ मुरादनगर द्वारा एक गैंग वर्कआउट किया गया है। 16 व 17 के मध्य जो रात्रि थी अगस्त में, उस समय एक पेट्रोल पंप जो कि दुहाई मुरादनगर में जो गाजियाबाद मेरठ जो रोड जाती है, हाईवे जाता है NH 58, वहां पर जो स्थित है, वहां पर एक इसी बदमाशों ने रात में एक जो वहां पर गार्ड था उसकी राइफल लूट ली थी और उसको जख्मी कर दिया गया था। उसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस संबंध में मैनुअल इंटेलिजेंस से, सर्वेलेंस से और अन्य जानकारियां प्राप्त करते हुए ये 3 अपराधी मनीष, विनीत और मनोज जो कि भिकनपुर मुरादनगर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इनका एक साथी राहुल अभी फरार है। मनोज का जो भूखना स्थित घर है, वहां पर इन लोगों ने हथियार प्राप्त करने की योजना बनाई ताकि ये भविष्य में इससे अपराध कर सकें और इस घटना को अंजाम दिया। इनसे इस DBPL जो बंदूक है इसको बरामद कर लिया गया है। इसके 3 कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं और एक कंट्री मेड पिस्टल भी इनसे बरामद है। साथ ही जो घटना में पैशन प्रो मोटरसाइकिल जो इस्तेमाल की गई थी उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इन सभी को जेल भेजा जा रहा है और भविष्य में इन पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है। खबर झांसी से है, जहां पर बेतवा नदी में टापू पर फंसे 9 लोग और 3 घंटे की रेस्क्यू के बाद निकाले गए सभी ओरछा के रामराजा दरबार में दर्शन करने आए थे। अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद ये सभी फंस गए। आपको बता दें कि बरसात के दिनों में पहली बार उफान पर आई है बेतवा नदी और निवाड़ी जिले के कंधारी गांव में 9 लोग टापू पर फंस गए थे। ये सभी ओरछा के रामराजा दरबार में दर्शन करने आए थे और नदी मार्ग से वापस अपने घर के लिए रवाना हुए थे। तभी अचानक से बेतवा नदी उफान पर आ गई और सभी श्रद्धालु फंस गए। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया 3 घंटे तक और उसके बाद इन्हें बचाया जा सका। तो वह महाराजगंज से खबर, जहां पर दबंगों ने युवक की पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रस्सी से बांधकर युवक को बुरी तरह पीटा गया। लकड़ी काटने की वन विभाग को सूचना इसने दी थी, जिसके बाद दबंग ने बौखलाकर इसको पकड़कर बांधा और जमकर पीटा गया। नाराज दबंग थे जिन्होंने पिटाई की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना इलाके का यह मामला है। तो वहीं बुलंदशहर के अंदर दुकान का ताला तोड़कर लगभग 2.5 लाख रुपए की चोरी की गई। खाद बीज की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित ने आरोपी की शिनाख्त करते हुए नामजद तहरीर दी है। पीड़ित की तहरीर पर आरोपी का दर्ज हुआ मुकदमा। मामले में अब आरोपी लुकमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पीड़ित ने आरोपी की शिनाख्त करते हुए नामजद तहरीर दी है। आपको बता दें कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज हुआ है और एक लुकमान नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो लगभग 2,60,000 रुपए की यह पूरी चोरी है, जो कि दुकान का ताला तोड़कर यहां से चोरी किए गए हैं। खाद बीज की दुकान थी जिसमें चोरों ने हाथ साफ किया और लगभग 2.5 लाख रुपए यहां से उड़ाए हैं। पीड़ित की तहरीर पर आरोपी पर दर्ज हुआ मुकदमा। दारोगा की तरफ से कहा गया, मामले में आरोपी लुकमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं गाजियाबाद के अंदर ट्रक में भरी करोड़ों रुपए की सिगरेट बरामद हुई है। साहिबाबाद थाने की पुलिस को मिली ये सफलता 2 दिन पहले मोहन नगर क्षेत्र से लूट हुई थी। 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, एक फरार है और तलाश जारी है। तो लगभग यहां पर करोड़ों रुपए की बताई जा रही है ये सिगरेट और 2 दिन पहले मोहन नगर क्षेत्र से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से तलाश की जा रही थी और अब एक ट्रक के अंदर ये माल भरा हुआ मिला है। तो आपको बता दें 2 बदमाश गिरफ्तार, एक फरार, तलाश जारी है। तो ट्रक में करोड़ों रुपए की सिगरेट बरामद हुई है, जो कि लूटी गई थी कुछ दिन पहले। 2 दिन पहले लगभग बताया जा रहा है कि मोहन नगर के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद अब यह ट्रक बरामद गाजियाबाद के अंदर हुआ है, जिसमें ये करोड़ों रुपए की सिगरेट बरामद हुई। तो साहिबाबाद थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब ट्रक में भरी करोड़ों रुपए की सिगरेट बरामद हुई है। साहिबाबाद थाने की पुलिस को यह सफलता मिली।
अब खबर आगरा से, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किलें। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित, वीडियो वायरल हुआ उनका, और वीडियो में टॉरेंट से पैसों की डील कर रहे हैं मनोज दीक्षित। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में टॉरेंट से 5 लाख अभी और 3 लाख हर महीने की देने की बात की जा रही है। वीडियो में जनता को दिखावा और प्रदेश आला कमान तक संभालने की बात की जा रही है। प्राइवेट कंपनी से सौदा होने से पहले ही वायरल हुआ था ये वीडियो। तो मनोज दीक्षित कांग्रेस जिला अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है और यहाँ पर पूरी सेटिंग की जा रही है कि कितना पैसा कब देना है। सीधे आपसे फोन करेंगे। हमने अध्यक्ष जी से स्पष्ट कहा जाएगा, जब जैसे कि अध्यक्ष जी अब इन प्रोग्रामों को हम अपनी तरफ से मोड़ रहे हैं, हमें काम भी दिखाना है कि हम उठा रहे हैं आवाज, काम करो, क्योंकि हमको सपोर्ट होने लगा। झंडा बैनर हम क्या सर पे बेच के थोड़ी कर रहे हैं, प्रोग्राम की हम अपने मैनेज करने की वो तो अध्यक्ष जी के ऊपर है। वो डालते हैं जिम्मेदारियाँ, रैलियों का खर्चा डालते हैं, 4-4 लाख 3-3 लाख हमारे पास आता है, तो हम भी जनता की लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे। तो आप हमें बता दीजिए, एक मोड ऑफ अमाउंट हमें बता दीजिए कि इतने में हमारी बात आप रखिए, हम आपकी बात रखेंगे। जो उसमें सेटलमेंट होगा हम शाहिद भाई को उसमें बता देंगे और आपको एक दिन बैठ कर बात हो जाएगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा बात करने में नहीं आया हूँ। 2 बात कर लो, बात कर लो, मेरी बात सुनो। ऐसा है 5 लाख रुपये से मंथली हमारा कम से कम, उनको भी देख लेंगे, उनको तो ये अलग देते हैं, लेकिन हम जिलाते हैं तो हमें उनको संभाले रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर करते हैं फिर आपका नगर अध्यक्ष उदम करेगा? नहीं करेगा। करेंगे, प्रोग्राम तो हमारे पास आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे ना। मतलब नगर अध्यक्ष भी उदम नहीं करेगा? आपका कहना ये है कि 5 लाख पहले हम आपको दिलवा दें? बिल्कुल, 5 आपको मिल जाए और 3 लाख का क्या नाम है, 3 लाख की बोल रहे हैं 3 लाख मंथली, मैं आपकी बात रखूंगा। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। वायरल वीडियो का पार्टी आलाकमान ने संज्ञान लिया है और सख्ती के साथ इस पर एक कमेटी गठित करके कार्रवाई की बात की है। तो वीडियो में टॉरेंट से पैसे की डील कर रही है मनोज दीक्षित और कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं ये आगरा के अंदर। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पार्टी आलाकमान ने जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है और एक कमेटी भी गठित कर दी है। जिला अध्यक्ष के साथ जिला महासचिव शाहिद अहमद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।